दुनिया के हर 4 में से एक विमान वाहक पोत संयुक्त राज्य अमेरिका का है और उनका कुल संयुक्त डेक स्पेस अन्य सभी देशों के कुल डेक स्पेस से 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन प्रतिस्पर्धी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपर कैरियर है। $13 अरब का यह विमान वाहक पोत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत का खिताब रखता है। अब दशकों में कई तथाकथित सुपर कैरियर आए हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपने पूर्ववर्ती से यह उपाधि विरासत में मिली है, ठीक वैसे ही जैसे जेम्स बॉन्ड की भूमिका एक अभिनेता से दूसरे अभिनेता को सौंपी जाती है। सुपर कैरियर का विचार एक आधिकारिक पदनाम कम और अपने समय के सबसे उन्नत, सबसे सक्षम विमान वाहक पोत की प्रतीकात्मक मान्यता अधिक है। एक ऐसा युद्ध पोत जो अत्याधुनिक नौसैनिक तकनीक, शक्ति प्रक्षेपण और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है। एंड अब 21वीं सदी की शुरुआत के साथ प्रतिष्ठा और क्षमता का यह पद यूएसएस जॉन एफ कैनेडी पर आ गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के शस्त्रागार में सबसे नया और सबसे परिष्कृत विमान वाहक पोत है। 21वीं सदी के सुपर कैरियर यूएसएस जॉन एफ कैनेडी में आपका स्वागत है। सुपर कैरियर शब्द अपने आप में अनौपचारिक है, फिर भी इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। ऐतिहासिक रूप से इसका प्रयोग विमान वाहक पोतों के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली वर्ग के लिए किया जाता रहा है, जो विशाल वायु विंग ले जाने, महीनों तक समुद्र में संचालन जारी रखने और राष्ट्रीय शक्ति के प्रक्षेपण के लिए अस्थायी संप्रभु ठिकानों के रूप में कार्य करने में सक्षम होते हैं। छोटे वाहकों या उभयचर हमलावर जहाजों के विपरीत एक सुपर कैरियर केवल एक जहाज नहीं है, यह एक वैश्विक संदेश है। इसका आकार, क्षमता और योग्यताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि यह जहां भी जाए आसपास के क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दे। जब कोई किसी विवादित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके राजनीतिक और सैन्य निहितार्थ तुरंत प्रतिध्वनित होते हैं। यूएसएस जॉन एफ कैनेडी CVN-79 अमेरिकी नौसेना के गेराल्ड आर फोर्ड श्रेणी के दूसरे विमान वाहक पोत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पुराने पड़ चुके निमित्ज श्रेणी के विमान वाहक पोतों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 1970 के दशक से अमेरिकी नौसैनिक शक्ति की रीढ़ रहे हैं। कैनेडी दशकों के वाहक युद्ध से सीखे गए सबक को मूर्त रूप देता है। साथ ही इसमें क्रांतिकारी तकनीकी प्रगति को भी शामिल किया गया है, ताकि नौसेना को अगली आधी सदी के संघर्षों से उबारा जा सके। इसका डिजाइन सिर्फ बड़ा या ज्यादा हथियारों से लैस होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल, ज्यादा लचीला और उन्नत मिसाइल खतरों, ड्रोन युद्ध और तेजी से बढ़ते समुद्री विवादों के दौर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होने के बारे में है। कैनेडी में, जैसा कि सामान्यतः फोर्ड क्लास में होता है, सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMLs और एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर AAG का इस्तेमाल है। ये पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट और हाइड्रोलिक अरेस्टिंग तारों की जगह लेते हैं, जो पीढ़ियों से वाहक विमानन को शक्ति प्रदान करते रहे हैं। EMLs विद्युत चुंबकीय तकनीक का उपयोग करके विमानों को अधिक सुचारू रूप से प्रक्षेपित करता है, जिससे विमानों और पायलटों दोनों पर टूट-फूट कम होती है। साथ ही यह भारी लड़ाकू विमानों से लेकर हल्के मानव रहित हवाई वाहनों UAV तक विभिन्न प्रकार के विमानों को संभालने में भी सक्षम है। इस बीच AAG विमानों की रिकवरी में बेहतर नियंत्रण और विश्वसनीयता प्रदान करता है, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि नौसेना मानवयुक्त लड़ाकू विमानों के साथ साथ ड्रोन को भी शामिल कर रही है। कैनेडी को अपनी 2 नई पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों की बदौलत बढ़ी हुई बिजली उत्पादन क्षमता के साथ भी बनाया गया है। ये रिएक्टर निमित्ज श्रेणी के रिएक्टरों की तुलना में काफी ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, जो न सिर्फ EMLs के लिए बल्कि निर्देशित ऊर्जा हथियारों जैसे जहाज पर लगे लेजर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों जैसी भविष्य की तकनीकों के एकीकरण के लिए भी जरूरी है। डिजाइन की यह दूरदर्शिता सुनिश्चित करती है कि कैनेडी दशकों बाद भी प्रासंगिक बना रहेगा और उन तकनीकों के अनुकूल ढलने में सक्षम होगा जो अभी तक डिजाइन बोर्ड से बाहर भी नहीं आई हैं। कैनेडी की एक और प्रमुख विशेषता इसकी दक्षता और कम चालक दल के आकार पर जोर है। जहां निमित्ज श्रेणी के वाहकों को लगभग 5000 कर्मियों के दल की आवश्यकता होती है, वहीं कैनेडी को सैकड़ों कम नाविकों के साथ संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इसकी क्षमता भी ज्यादा है। यह उन्नत स्वचालन, बेहतर सिस्टम डिजाइन और अधिक कुशल रसद योजना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नौसेना के लिए इसका अर्थ है कि जहाज के जीवन काल में परिचालन लागत कम हो जाती है, जो कि कम होते बजट और बढ़ती वैश्विक प्रतिबद्धताओं के दौर में एक महत्वपूर्ण विचार है। लेकिन हार्डवेयर और तकनीकी विशिष्टताओं से परे यूएसएस जॉन एफ कैनेडी को एक सुपर कैरियर बनाने वाली बात अमेरिकी व्यापक रणनीति में इसकी भूमिका है। 21वीं सदी में नौसैनिक शक्ति का मतलब सिर्फ समुद्र में युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि यह प्रतिरोध, उपस्थिति और प्रभाव के बारे में है। कैनेडी जैसा सुपर कैरियर अमेरिका को दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में एक दृश्यमान, विश्वसनीय और गतिशील उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाता है। चाहे वह दक्षिण चीन सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर या आर्कटिक में हो, इसका आगमन मात्र ही विरोधियों के लिए रणनीतिक गणनाओं को नया रूप दे देता है और सहयोगियों को अमेरिकी प्रतिबद्धता का आश्वासन देता है।
इसके अलावा कैनेडी अमेरिकी नौसैनिक परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति, जिन्होंने स्वयं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना में सेवा की थी, के नाम पर रखा गया यह जहाज न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि अमेरिकी नेतृत्व का ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। इसका जलावतरण दुनिया को यह संकेत देता है कि चीन और रूस जैसे उभरते प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियों के बावजूद, जो स्वयं नौसैनिक विस्तार में भारी निवेश कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता में निवेश जारी रखे हुए है। तो सुपर कैरियर का खिताब सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता का मामला नहीं है, ये तकनीक, रणनीति और प्रतीकात्मकता के मेल का प्रतीक है। जिस तरह एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ ने पहले के जमाने में ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक था और यूएसएस एंटरप्राइज CVN-65 ने शीत युद्ध में अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व को परिभाषित किया था, उसी तरह यूएसएस जॉन एफ कैनेडी अब 21वीं सदी की समुद्री शक्ति का प्रमुख वाहक है। यदि एक गतिशील किला, 30 नॉट की गति से चलने वाला एक एयरबेस, कूटनीति और प्रतिरोध का एक साधन और किसी भी संघर्षपूर्ण वातावरण में समुद्र और आकाश को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई एक युद्धक मशीन है। निष्कर्षतः, जबकि कई विमानवाहक पोत आए और गए और प्रत्येक ने अस्थायी रूप से सुपर कैरियर का ताज पहना, यूएसएस जॉन एफ कैनेडी इस अवधारणा का नवीनतम और शायद सबसे परिष्कृत अवतार है। केवल स्टील और रिएक्टरों से कहीं अधिक, रडार एरे और प्रक्षेपण प्रणालियों से कहीं अधिक, यह स्थायी नौसैनिक प्रभुत्व के दर्शन का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र एक बार फिर से प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, कैनेडी केवल एक और जहाज नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतिम रणनीतिक बीमा पॉलिसी, उपस्थिति की घोषणा और बेजोड़ समुद्री शक्ति का प्रतीक है। एंड आज यूएसएस जॉन एफ कैनेडी उस उपाधि को धारण करता है जिससे यह सबसे मूल्यवान समुद्री संपत्ति बन जाता है, और जब भी संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है तो यह एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। रूस और चीन ये जानते हैं और दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी दो मुख्य कारणों से अमेरिकी विमानवाहक पोतों से मुकाबला करना असंभव है। सबसे पहले, अमेरिका के पास जरूरत से ज्यादा विमानवाहक पोत हैं। दरअसल चीन वर्तमान में परिचालन में मौजूद विमानवाहक पोतों की संख्या के मामले में यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जो कुल मिलाकर 2 हैं। फिर भी वे संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष स्थान से बस कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। फिर विमानवाहक पोतों की गुणवत्ता भी मायने रखती है। विमानवाहक पोतों के विकास में लगभग एक सदी के अनुभव के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी विशेषज्ञता साबित कर दी है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से गुणवत्ता के मामले में दुनिया में हमेशा नंबर 1 विमान रहा है। अमेरिका सुपर कैरियर तक कैसे पहुंचता है? द्वितीय विश्व युद्ध विमानवाहक पोतों का सबसे बड़ा विज्ञापन साबित होगा। नौसेना और वायुसेना की ताकतों को मिलाने की क्षमता क्रांतिकारी थी। और ये कैसे हुआ, ये जानिए। स्ट्राइक फाइटर्स नौसेना की तोपों की तुलना में ज्यादा घातक, ज्यादा सटीक और ज्यादा स्पष्ट संदेश देने वाले होते हैं, लेकिन उनकी रेंज उन्हें धोखा दे देती है और उन्हें मित्र देशों की सीमाओं से दूर किसी भी कार्रवाई में शामिल होने से रोकती है। दूसरी ओर नौसेना की पहुंच सचमुच दुनिया में कहीं भी है और दोनों पक्षों को एकीकृत करने का विचार एकदम सहज था और इस प्रकार विमानवाहक पोत का जन्म हुआ। लेकिन यह एक नए प्रकार के युद्ध की शुरुआत मात्र थी, क्योंकि कई अन्य देश अपने विमानवाहक पोतों का डिजाइन और निर्माण कर रहे थे। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि जिस देश के पास सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोत होगा, उसकी किसी भी लड़ाई में जीतने की संभावना हमेशा ज्यादा होगी। दौड़ शुरू हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उसेन बोल्ट की तरह दौड़ लगाई, जिससे एक ऐसा शक्तिशाली विमानवाहक पोत तैयार हुआ कि उसे वर्णित करने के लिए एक नया नाम गढ़ना पड़ा, सुपर कैरियर। तब से इस सुपर कैरियर को सुपर बनाए रखने के लिए इसे लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। एक शताब्दी के उन्नयन के बाद अमेरिका ने गेराल्ड आर फोर्ड श्रेणी के वाहक पेश किए, जिनमें से अब तक यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और यूएसएस जॉन एफ कैनेडी ही इसके सदस्य थे। और जिन विशेषताओं का वे दावा करते हैं, उनके साथ अगर इस श्रेणी में एक और जुड़ जाता तो यह एक डरावनी बात होती। गेराल्ड फोर्ड श्रेणी की विशेषताएं फोर्ड श्रेणी को 21वीं सदी के साथ तालमेल बिठाने और हवाई अवरोधन और सतह विरोधी युद्ध से लेकर आक्रामक और रक्षात्मक हवाई जवाबी अभियानों तक विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया था। अब हम उन शीर्ष 5 विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं जो इस स्तर की अजेयता को संभव बनाती हैं। 5 ऊर्जा उत्पादक रिएक्टर यूएसएस जॉन कैनेडी को लंबे समय तक आत्मनिर्भर होना होगा और इस अवधि में उसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लेकर अपने अत्याधुनिक मल्टीफंक्शन रडार और भविष्य के लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों तक जहाज पर मौजूद हर चीज को शक्ति प्रदान करनी होगी। इसे लगभग 30 नॉट की तेज गति से भी चलना होगा ताकि इसे एक हथियार के रूप में पर्याप्त रूप से चुस्त माना जा सके, न कि केवल समुद्र के बीच में बैठे बैठे आसान निशाना बनने के लिए। इन विद्युत और प्रणोदन आवश्यकताओं के लिए सुपर कैरियर परमाणु रिएक्टरों से संचालित होते हैं, जो परमाणु बमों की तरह ही होते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं। यूएसएस जॉन कैनेडी पर 2 A1B रिएक्टर हैं, जो सभी में सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर हैं। यह रिएक्टर अपने आप में एक मील का पत्थर है। एंड ये अपने पूर्ववर्ती A4W रिएक्टर
जो निमित्ज श्रेणी के विमानवाहक पोतों को शक्ति प्रदान करता है की तुलना में 25% अधिक बिजली उत्पन्न करता है, जो गेराल्ड फोर्ड श्रेणी के आने से पहले शीर्ष श्रेणी के वाहक थे। A1B रिएक्टर में इतनी शक्ति है कि वह पूरे शहर को रोशन कर सकता है, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यूएसएस जॉन कैनेडी अपने आप में एक हलचल भरा शहर है। इसका प्रमाण आपको इसके हमेशा व्यस्त रहने वाले आंतरिक कंपार्टमेंट और विशाल डेक स्पेस में मिलेगा। और विशाल डेक स्पेस। यूएसएस जॉन कैनेडी का डेक स्पेस 1/106 फीट लंबा है और इसकी बीएम का माप 266 फीट है, जो इसे एक दूसरे के बगल में रखे गए 3 फुटबॉल मैदानों से भी लंबा बनाता है और इसे इतिहास के सबसे बड़े विमानवाहक पोत का खिताब दिलाता है। इतनी जगह के साथ ज्यादा गोला बारूद और विमान रखने की जगह भी मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप निमित्ज श्रेणी के वाहकों की तुलना में सॉर्टी उड़ानों में 33% की वृद्धि होती है। किसी वाहक की सॉर्टी वाहक के डेक से प्रतिदिन की जाने वाली उड़ानों की संख्या को दर्शाती है, और यह वाहक की मारक क्षमता निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। और बढ़ी हुई उड़ानें आसमान में ज्यादा तोपों से जुड़ी हैं और इसलिए विपक्ष के लिए चिंता का विषय है। और फिर विमानों को तैयार करने और उड़ाने, वाहक को सुचारू रूप से चलाने और हथियारों को ज्यादा प्रभावी ढंग से संभालने के लिए ज्यादा कर्मियों की मौजूदगी का भी फायदा है। कुछ लोग कहेंगे कि बड़े डेक का मतलब है कि जेट विमानों पर हथियार लोड करने के लिए ज्यादा जमीन कवर करनी होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बेहतरीन रूटिंग और ऑटोमेशन की बदौलत हथियार रखने की जगह से डेक पर मौजूद विमान तक का सफर किसी भी अन्य वाहक की तुलना में सीधी रेखा के ज्यादा करीब है। नंबर 3, उन्नत लॉन्चिंग और अरेस्टिंग गियर सिस्टम। लॉन्चिंग गियर सिस्टम का इस्तेमाल लॉन्च के लिए विमान को तेजी से गति देने के लिए किया जाता है, जबकि अरेस्टिंग गियर सिस्टम विमान के आगमन पर उसे तेजी से धीमा कर देते हैं। विमानवाहक पोत पर इनके बिना पायलट उड़ान भरने की बजाय तैरने में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अपर्याप्त लिफ्ट के कारण जेट आसानी से समुद्र में लुढ़क सकते हैं। यूएसएस जॉन कैनेडी में विद्युत चुंबकीय संचालित प्रक्षेपण प्रणाली और उन्नत अरेस्टिंग गियर प्रणालियां हैं जो कम से कम समय और दूरी में जेट विमानों को प्रक्षेपित और रोक सकती हैं। निमित्ज श्रेणी के वाहकों के भाप संचालित प्रक्षेपण प्रणालियों और मार्क 7 अरेस्टिंग प्रणालियों की तुलना में यूएसएस जॉन कैनेडी को अपार लाभ है, खासकर क्योंकि युद्ध के दौरान हर सेकंड मायने रखता है। और यही बात सुपर कैरियर्स को बढ़त नहीं देती। चूंकि यह 21वीं सदी में बनाया गया था, इसलिए निर्माण के दौरान आधुनिक तकनीक को सुचारू रूप से एकीकृत किया गया। हालांकि निमित्ज श्रेणी के वाहक 1970 के दशक में कमीशन किए गए थे और अपग्रेड के कारण ही कुछ हद तक आधुनिक हैं, और अगर इन्हें शुरू से ही वाहक में शामिल किया गया होता तो ये तकनीक उतनी अच्छी तरह एकीकृत हो भी सकती है और नहीं भी। नंबर 2, बहुक्रियाशील रडार। रडार किसी भी सैन्य वाहन, चाहे वह लड़ाकू विमान हो, टैंक हो या विमान वाहक पोत, पर प्राथमिक सेंसर होते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सैन्य कर्मियों को अपने आसपास की सभी जानकारियों से अवगत रहना आवश्यक है, चाहे वे आसपास हों या मीलों दूर। ये केवल रडार की बदौलत ही संभव है। लेकिन पुराने विमान वाहक पोतों में ढेरों अलग अलग रडार प्रणालियां होती हैं, जिनमें से हर एक अपना काम करती है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि बुरा हो, लेकिन बहुत सारी स्क्रीनें भ्रमित कर सकती हैं। सेना भी इससे सहमत है और उसने सुपर कैरियर पर एक बहुकार्यात्मक रडार लगाया है जो दूरियां मापने से लेकर पल्स डॉपलर सिग्नल प्रोसेसिंग तक सब कुछ करता है। 8, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। एक युद्ध पोत चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, अंततः उतना ही प्रभावी होता है जितना कि उसके चालक दल के पुरुष और महिला सदस्य। स्टील, परमाणु रिएक्टर, विद्युत चुंबकीय प्रक्षेपण प्रणालियां और रडार एरे, ये सभी प्रभावशाली हैं, लेकिन अत्यधिक प्रशिक्षित, प्रेरित और शारीरिक रूप से लचीले चालक दल के बिना यूएसएस जॉन एफ कैनेडी एक निष्क्रिय तैरते किले से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि नौसेना ने इस पर इतना जोर दिया है। जीवन स्तर कैनेडी में सुधार। अतीत के वाहकों के विपरीत, जहां स्थितियां कभी कभी तंग, तनावपूर्ण और शारीरिक रूप से थका देने वाली होती थीं, कैनेडी में कई सुविधाएं और डिजाइन नवाचार शामिल हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके नाविक समुद्र में महीनों तक चलने वाली तैनाती के दौरान भी चुस्त, फुर्तीले और मानसिक रूप से संतुलित रहें। यहाँ दर्शन सरल है, एक मशीन उतनी ही मजबूत होती है जितने मजबूत उसे चलाने वाले लोग। वो दिन अब लद गए जब नौसेना के वास्तुकारों का मानना था कि नाविकों को बस एक चारपाई, एक मेस हॉल और काम करने की जगह चाहिए। आधुनिक युद्ध अथक है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता, त्वरित निर्णय लेने और मिसाइल खतरों, ड्रोन हमलों और पनडुब्बी हमलों की छाया में उच्च तनाव वाले वातावरण में काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। एक थका हुआ, कुपोषित या निजी स्थान की कमी वाले दल से गलतियां होने की संभावना कहीं अधिक होती है। ऐसी गलतियां जो 21वीं सदी के उच्च तकनीक और कठोर युद्ध क्षेत्र में विनाशकारी साबित हो सकती हैं। कैनेडी ने इसे शामिल करके संबोधित किया। अत्याधुनिक जिम और फिटनेस सुविधाएं। शारीरिक फिटनेस हमेशा से ही नौसेना की तैयारी का आधार रही है, लेकिन आज ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक ज्यादा चुस्त चालक दल विमानवाहक पोत के संचालन की चुनौतीपूर्ण गति को बेहतर ढंग से संभाल सकता है, चाहे वह उड़ान डेक पर आयुध ले जाने का कठिन काम हो या उन्नत युद्ध प्रणालियों की निगरानी के लंबे घंटे। जहाज पर मौजूद जिम न केवल शक्ति प्रशिक्षण और हृदय संबंधी कंडीशनिंग के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि तनाव से राहत भी प्रदान करते हैं।
जिससे नाविकों को लंबी तैनाती के दौरान चिंता और तनाव से निपटने का एक तरीका मिलता है। फिटनेस से परे कैनेडी परिवार बर्थिंग कंपार्टमेंट और शयन कक्ष पुराने वाहकों की तुलना में इन्हें काफी उन्नत किया गया है। परंपरागत रूप से नाविक तंग, शोरगुल वाले और कम हवादार स्थानों में रहते थे। अक्सर एक ही रैक पर बंद कमरों में रहते थे, जहां न तो निजता मिलती थी और न ही आराम। कैनेडी के डिजाइनरों ने इसके बजाय एर्गोनॉमिक डिजाइन, बेहतर जलवायु नियंत्रण और थकान कम करने वाले लेआउट, युद्ध की तैयारी के सबसे अनदेखे तत्वों में से एक है आराम। अच्छी नींद के बिना सबसे कुशल नाविक भी अपने प्रदर्शन में गिरावट देखेगा। अधिक आरामदायक नींद की व्यवस्था में निवेश करके कैनेडी ये सुनिश्चित करता है कि उसके चालक दल बेहतर आराम करें, अधिक सतर्क रहें और लंबे परिचालन चक्रों के दौरान अधिक प्रभावी रहें। इसके अलावा जहाज में शामिल एर्गोनॉमिक कार्यक्षेत्र इसके कमांड सेंटरों, रखरखाव केंद्रों और यहां तक कि नियमित संचालन केंद्रों में भी। एर्गोनॉमिक्स भले ही एक विलासिता जैसा लगे, लेकिन व्यवहार में यह बार बार होने वाले तनाव को कम करता है, दक्षता में सुधार करता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है, जो अक्सर शारीरिक रूप से थका देने वाली भूमिकाओं में लंबे समय तक काम करने वाले नाविकों को प्रभावित कर सकती हैं। नियंत्रण कंसोल के डिजाइन से लेकर कुर्सियों और मॉनिटरों की व्यवस्था तक सब कुछ ऑपरेटर की थकान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कैनेडी यह भी प्रदान करता है मनोरंजक और सामाजिक स्थान जो न्यूनतम आवश्यकताओं से कहीं आगे तक जाते हैं। इनमें बेहतर भोजन सुविधाएं, सामुदायिक स्थान जहां नाविक आराम कर सकें, फिल्में देख सकें या सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकें, और घर पर परिवारों के साथ संवाद के माध्यम से मनोबल बनाए रखने के लिए बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। तैनाती भावनात्मक रूप से अलग थलग कर सकती है, खासकर युवा नाविकों के लिए जो लंबे समय तक अपने प्रियजनों से अलग रहते हैं। मनोरंजन, सामाजिक संपर्क और डिजिटल संपर्क के अवसर प्रदान करना दीर्घकालिक मनोबल बनाए रखने और समुद्र में जीवन के मानसिक तनाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है मानसिक स्वास्थ्य सहायता। हालांकि यह हमेशा दिखाई नहीं देता, नौसेना ने अपने नाविकों में मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के महत्व को तेजी से पहचाना है। कैनेडी जैसे वाहकों को तनाव, थकान और संभावित बर्नआउट से निपटने के लिए चिकित्सा और परामर्श सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यह पुराने सिद्धांतों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर कलंकित या अनदेखा किया जाता था। आज के परिवेश में यह मान्यता कि चालक दल के मानसिक स्वास्थ्य का मिशन की प्रभावशीलता से सीधा संबंध है, एक सांस्कृतिक और संरचनात्मक प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। ये सभी सुधार, जिम से लेकर आरामदायक जगहों और बेहतर शयन कक्षों तक, कैनेडी की युद्ध क्षमताओं की तुलना में छोटी मोटी विलासिता लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये जहाज की परिचालन तत्परता की रीढ़ है। एक नाविक जो अच्छी तरह से खाता पीता है, अच्छी तरह से आराम करता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से तेज है, वह उस नाविक से कहीं अधिक प्रभावी होता है जो केवल अपनी तैनाती को सहन करता है। नौसेना इसे पहले से कहीं बेहतर समझती है और कैनेडी दशकों से सीखे गए सबक का परिणाम है। मानवीय कारक नौसैनिक युद्ध में कई मायनों में जीवन की गुणवत्ता में ये सुधार अमेरिकी नौसेना के अपने कर्मियों के प्रति दृष्टिकोण के व्यापक विकास को दर्शाते हैं। अब नाविक को युद्ध की मशीनरी में एक अदला बदली योग्य पुर्जा नहीं माना जाता। इसके बजाय नाविक को एक अत्यंत मूल्यवान, उच्च प्रशिक्षित पेशेवर के रूप में देखा जाता है, जिसकी प्रभावशीलता को विचारशील जहाज डिजाइन के माध्यम से संरक्षित, पोषित और बढ़ाया जाना चाहिए। नौसेना के 21वीं सदी के सुपर कैरियर के रूप में कैनेडी इस बदलाव का प्रतीक है। ये केवल इस्पात और तकनीक का एक तैरता हुआ किला नहीं है, यह एक तैरता हुआ शहर भी है, जिसे तैनाती के दौरान इसे अपना घर कहने वाले हजारों लोगों के स्वास्थ्य, मनोबल और युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस लिहाज से कैनेडी का सबसे बड़ा हथियार उसके परमाणु रिएक्टर, उसकी विद्युत चुंबकीय प्रक्षेपण प्रणालियां या उसकी दुर्जय वायु शाखा नहीं हो सकती, बल्कि हो सकता है कि उसके चालक दल की ताकत, लचीलापन और कुशाग्रता ही उसका सबसे बड़ा हथियार हो। एक ऐसा चालक दल जो पैनी नजर, फुर्तीला और किसी भी चीज के लिए तैयार रहता है, क्योंकि जिस जहाज पर वे सेवा करते हैं उसे उन्हें ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। नतीजा, दुनिया के कुछ सबसे मेहनती लोग एक चलते फिरते शहर को अपने दम पर चलाने और युद्ध के मैदान पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम हैं, जब युद्ध लगभग खत्म होने वाला हो। विमानवाहक पोत सबसे बड़े संदेशवाहक साबित हुए हैं। एक हद तक वे किसी देश के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को सीधे तौर पर निर्धारित करते हैं। दरअसल महासागरों में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाहकों की पहुंच के कारण देश की पहुंच हर महाद्वीप तक है, बिना सहयोगी देशों के कमजोर ठिकानों पर निर्भर हुए। रूस एक ऐसा देश है जो आश्चर्यजनक रूप से इस दौड़ में नहीं है। क्या आपको लगता है कि वे ढिलाई बरत रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। हम श्री पुतिन को फोन करके पूछ सकते हैं कि उन्होंने चीन को इतना आगे क्यों बढ़ने दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थम्स अप करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।